centripetal force and centripetal acceleration. Let the body is moving in a circle with constant speed. लिमिट है, याद रखें पहली उस पॉइंट से ही कि let a body is moving in a circle. Let a body is moving in a circle with constant speed. Speed linear as well as angular speed. When speed linear is constant, then what about acceleration? Linear acceleration. A जिसको हम सिंबल दे चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रिलेट कर चुके हैं, क्या होगा? ज़ीरो होगा. There is no change in magnitude of linear velocity. Constant speed का मतलब क्या है? There is no change in magnitude of linear velocity. और angular speed ये भी constant. That is, there is no change in angular velocity, the magnitude of the angular velocity. So alpha is 0. These two accelerations जिनको हम रिलेट कर चुके हैं कि a is equal to r alpha होता है, a लीनियर एक्सेलेरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन है. जो ही हम इसके ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे कांस्टेंट स्पीड की, तो ये दोनों एक्सेलेरेशन जो है ये तो गायब हो गए, ज़ीरो हो गए. बट लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल. लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल because of change in direction. लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है. बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल. और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि v इंस्टेंटेनियस क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा एस व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी along the tangent. That's why linear velocity will be along the tangent. तो टेंजेंट की डायरेक्शन, जी मैं हाथ को बढ़ा रहा हूँ आपके सामने है, तो थंब की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर्म. तो ये हर लम्हा इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. मीन टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती है. इसका मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट. लीनियर वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट. लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल. लीनियर वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन. और वही एक्सेलरेशन जो है दैट इज व्हाट वी कॉल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस. तो लेट अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, लीनियर एज वेल एज एंगुलर स्पीड. बट लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शंस. बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शंस. तो एक डायग्राम बना रहा हूँ कि लेट एट एनी टाइम बॉडी इज एट पॉइंट ए वेयर इट्स वेलोसिटी इज v1. आफ्टर टाइम डेल्टा t बॉडी रीचेज द पॉइंट b वेयर इट्स वेलोसिटी इज v2. और ये एंगल ये डेल्टा s, डेल्टा थीटा, r रेडियस और C center. At any time body is at point A where its linear velocity is v1 and after time delta t body reaches the point B where its velocity is v2, where v1 is equal to v2 is equal to v. स्पीड कांस्टेंट है. ये मैग्नीट्यूड मॉड लगाया तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. लेकिन वेक्टोरिकली v2 इज डिफरेंट फ्रॉम v1 बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन. नाउ वी कैन राइट change in linear velocity in time delta t v2 minus v1, this is delta v. Change in velocity in 1 second किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा v by डेल्टा t. So change in velocity in 1 second
is called acceleration of the body. So we can write A instantaneous is limit delta t tends to 0 delta v by delta t. अगर हम डेल्टा v निकाल लें तो हम A निकाल सकते हैं। अब हर स्टूडेंट्स की ट्राई होगी कि डेल्टा v निकालना है तो v2 माइनस v1 कर देते हैं, v2 माइनस v1 कर देते हैं। तो v1 और v2 की मैग्नीट्यूड तो सेम है, जब आप उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा v ज़ीरो तो नहीं है। वेलोसिटी v1 से v2 हो जाने का मतलब v1 में कुछ ऐड हुआ है, v1 में कुछ ऐड हुआ है एंड देन इट बिकम्स इक्वल टू v2। इट मीन्स कि हम इसको जस्ट इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करके तो हम डेल्टा v को नहीं निकाल सकते। तो इस इक्वेशन को हमने देखना है कि पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर जो है डायरेक्शंस की बाद में बात करता हूँ। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा v, वी ड्रॉ अनदर डायग्राम। डायग्राम क्या है कि v1 वेक्टर है, उसको हम अपनी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, v2 को हमने अपनी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए v1 के पैरेलल v1, v2 के पैरेलल v2, और ये लाइन मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये a डैश, c डैश, b डैश लाइनों से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और देन वी जॉइन द हेड्स, और एरो यहाँ लगाया जाएगा, एरो यहाँ लगाया जाएगा। इसमें व्हाट इज दिस एरो, a डैश b डैश जो है, व्हाट इज दिस एरो, इक्वेशन देखें, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v। सो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा v। v1 में कुछ ऐड हो रहा है, देन इट बिकम्स इक्वल टू v2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हेड टू टेल रूल से ये ऐड किया जा रहा है। तो v1 में कुछ ऐड हो रहा है और वो सेकंड वेक्टर जो ऐड हो रहा है इसके ऊपर अब हम लिख देते हैं। देख कौन सा वेक्टर है, ये डेल्टा v वेक्टर है। ये दो ऐड हो रहे हैं एंड दिस v2 इज द रिजल्टेंट, v2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो इसमें साइड ट्राई क्या हो रही है कि डेल्टा v की मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो वी कंसिडर द ट्रायंगल्स यहाँ से। सो जब हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी तो वी सी दैट वी कंसिडर द ट्रायंगल ABC and A dash, B dash, C dash. These two triangles, इसमें ये इसकी दोनों साइडें बराबर हैं, ये भी R है, ये भी R है, रेडियस के बराबर है, और इसकी दोनों साइड्स भी बराबर हैं, और एंगल थीटा, डेल्टा थीटा, और ये भी डेल्टा थीटा, ये भी बराबर है। तो these triangles are isosceles or similar. So in this condition we can write क्या लिख सकते हैं कि आर्क AB over AC is equal to A dash B dash over A dash C dash, since limit delta t tends to 0 is applied. So that's why arc AB
इज इक्वल टू कॉट ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एस। दैट्स वाई तो आर्क ए बी विच इज रिप्लेस्ड बाय कॉट ए बी, आर्क ए बी ओवर ए सी, line AC which is equal to cot AB over line AC is equal to A dash B dash over A dash C dash. This is delta S over R is equal to delta V over V. A dash C dash is because V1 V2 is equal to V. So, where delta S is R delta theta, delta S is equal to R, delta theta is equal to, delta S is equal to V delta T, delta S is equal to VT. तो यूनिफॉर्म स्पीड है S is equal to VT जो है वो एप्लीकेबल है। सो V delta T over R is equal to delta V over V. Then we can write delta V over V over delta T is equal to V square over R. अगर हम इस पे लिमिट लगा दें या लिमिट डेल्टा टी tends to 0, delta V by delta T is equal to V square over R. This is A instantaneous. This is A instantaneous. अब देखना जी है कि इसकी डायरेक्शंस क्या होगी। ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है इसकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शंस के लिए वेयर ए इंस्टेंटेनियस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज ए इंस्टेंटेनियस इज डायरेक्टेड along delta V. This is directed along delta V. Now, what is the direction of delta V? To determine the direction of delta V, to determine the direction of delta V, we consider the triangle A dash, B dash, C dash, in which ये एंगल और ये एंगल मैं इसको फाई कह रहा हूँ, इसको भी फाई कह रहा हूँ। ये अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो अपोजिट में एंगल भी बराबर होंगे, इन विच फाई प्लस डेल्टा थीटा, तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता। सिंस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, therefore delta theta also tends to 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखेंगे कि 2 फाई किसके बराबर हो गया? 2 फाई इज 180 and फाई इज 90 डिग्री। फाई इज द एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय delta V with V1 or V2. This is the angle made by V1 or V2। तो ये एंगल जो 90 का एंगल बनता है, तो यहाँ से it is very clear from this calculations कि डेल्टा V जो है, अगर इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको डायरेक्शंस के लिहाज से मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ,
तो दिस इज़ सिमिलर टू, ये है डेल्टा वी, और अगर इसको मैं यहाँ रेडियस के साथ पैरेलल में शो करूँ तो दिस इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। किसी भी जगह अगर इसको देखा जाए डेल्टा वी को, तो डेल्टा वी की डायरेक्शंस क्या बनती है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर बनती है हमेशा। दैट इज डेल्टा वी इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। दैट्स व्हाई ए इंस्टेंटेनियस is declared as centripetal acceleration. That's called centripetal acceleration. So finally we can write that A instantaneous is centripetal accelerations, which is equal to v square over r, and this is the magnitude. This is the magnitude. तो जब हम इसका वेक्टर स्टेटस बहाल करेंगे, टू गेट इट्स वेक्टर स्टेटस, हम वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ माइनस आर यूनिट वेक्टर्स, दैट इज ए इंस्टेंटेनियस minus r unit vectors is equal to v square over r minus r unit vectors. चूँकि r क्या लेते हैं, आउटवर्ड, पहले बता चुका हूँ कि रेडियस एज अ वेक्टर्स हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर्स, आउट ऑफ द सेंटर्स। तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो इस वजह से माइनस आर यूनिट वेक्टर्स, आर रेडियस, तो माइनस इस वजह से कि डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। सो दिस इज कॉल्ड सेंटीपीटल एक्सेलरेशंस, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर और माइनस आर यूनिट वेक्टर्स, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये इसकी जो है ना वेक्टर्स फॉर्म्स के अंदर हमने इसको लिखा। सो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन v square over r minus r unit vectors, this is equal to r omega square minus r unit vectors, multiplying both sides by m into AC, mv square over r is equal to m r omega square minus r unit vectors. This is according to Newton's second law. According to Newton's second law, F is equal to ma। तो अगर c है तो इधर भी c हो जाएगा, सेंटीपीटल हो जाएगा, अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, और फोर्स की वही डायरेक्शन जो ए की डायरेक्शन, या ए की वही डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शंस। सो देयरफॉर सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस आर यूनिट वेक्टर्स, दिस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर minus r unit vectors. So the centripetal force, the force which compels a body to move in a circle, ये आखिर पे सेंटीपीटल फोर्स के लिए अल्फाज जो हैं। सो सेंटीपीटल फोर्स इज द फोर्स which compels the body to move in a circle. तो यही वो फोर्स है विच कॉजेज द चेंज इन डायरेक्शन, और ऐसी फोर्स जो डायरेक्शन चेंज करती है वो हमेशा वेलोसिटी के साथ 90 के एंगल पे होती है, और उसकी वजह से बनने वाला एक्सेलरेशंस दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो लिहाजा ये फोर्स जो हमेशा लीनियर वेलोसिटी के साथ
90 के एंगल पे होगी और यही डायरेक्शन जो है फोर्स की है, यही डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशंस की है, यही डायरेक्शन एक्सेलरेशंस की है, यही डायरेक्शन जो है वो फोर्स की है। और लीनियर वेलोसिटी के साथ ये दोनों पैरामीटर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस 90 के एंगल पे हैं एंड दिस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। दीज बोथ फोर्स एज वेल एज एक्सेलरेशंस, जनरली आपको पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस भी सेम है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी ये इक्वेशंस हैं और माइनस आर यूनिट वेक्टर्स उसकी डायरेक्शंस को वाज़े कर रहा है। इसके मुकाबले में एक रिएक्शनल फोर्स, चूँकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर एक बॉडी के ऊपर एक्शन हो रहा है और उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे रहे हैं, तो वो बॉडी रिएक्ट करती है उस बॉडी पे जो उसे प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। लिहाजा उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी विच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस बॉडी पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शंस टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर्स। और आम तौर पे कंफ्यूजन होती है कि जिस बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल। नहीं 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 नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर आप फिर गौर से सुने जो मैंने पहले लेक्चर दिया है, तो यकीनन न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक ये उस बॉडी पे नहीं होती, ये तो दूसरी बॉडी के ऊपर होती है विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दैट बॉडी। तो बेशक इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक बॉडी के ऊपर होती है जो एक्शन है और सेंट्रीफ्यूगल दूसरी बॉडी के ऊपर होगी जिसको हम रिएक्शनल फोर्स का जो है वो नाम देते हैं। तो ये जो है वो क्लियर होना चाहिए।